प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे का आज बेहद अहम दिन है, क्योंकि आज पीएम मोदी डेनमार्क में नॉर्डिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो फ्रांस के लिए रवाना होंगे। इससे पहले मंगलवार को पीएम मोदी का डेनमार्क पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। पीएम के स्वागत में एयरपोर्ट पर ढोल बजे और पीएम मोदी ने भी ढोल बजाया। डेनिश पीएम से भी पीएम मोदी की मुलाकात हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने भारत डेनमार्क के टॉप बिजनेस लीडर्स से मुलाकात की। इसके बाद पीएम मोदी ने राजधानी कोपेनहेगन में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया और फिर उनकी डेनमार्क की महारानी से रॉयल पैलेस में मुलाकात हुई। भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कई अहम बातें कही। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में चलो इंडिया का नारा दिया। पीएम ने कहा कि विदेशों में बसे हर भारतीय अपने 5 विदेशी दोस्तों को भारत दर्शन के लिए भेजे और अपने देश के राष्ट्र दूत बने। भारत की ताकत जब बढ़ती है तो साथियों मेरे शब्दों में विश्वास करिए, दुनिया की ताकत भी बढ़ती है। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इस भूमिका में भारत ने मुश्किल समय में पूरी दुनिया का साथ दिया है। दुनिया के अनेक देशों को दवाइयां भेजी हैं ताकि हम संकट के समय मानवता के इस काम में पीछे न रह जाएं, दुनिया को संकट के समय मदद करें, ये सपना लेकर के काम करते रहे। एक भारतीय दुनिया में कहीं भी जाए, वो अपनी कर्मभूमि के लिए, उस देश के लिए पूरी ईमानदारी से कंट्रीब्यूट करता है। भारत मेड इन इंडिया सस्ती और प्रभावी वैक्सीन पर काम न करता, बड़े स्केल पर प्रोडक्शन न करता, तो दुनिया के अनेक देशों की स्थिति क्या होगी। आज जो भी नया यूजर जुड़ रहा है वो शहरों से नहीं है, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले भारत के छोटे छोटे गांव है। इसने भारत के गांव और गरीब को तो एम्पावर किया ही है, बहुत बड़े डिजिटल मार्केट का गेट खोल दिया है। और यही तो है नए भारत की रियल स्टोरी। प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के बाद कोपेनहेगन में भारतीय मूल के लोग बेहद उत्साहित दिखे। उनसे बात की है कोपेनहेगन में मौजूद न्यूज 18 इंडिया की रिपोर्टर जसप्रीत कौर ने। कोपेनहेगन में पीएम मोदी पहली बार आए और यहाँ पर प्रवासी भारतीयों को उन्होंने संबोधित किया। लोगों की खुशी देखते ही बन रही थी। कुछ लोगों से हम बात करते हैं। आपने सुना पीएम मोदी का भाषण? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश रहे, बहुत खुश हुए। हम पहली बार उनको देख के इतना एक्साइटेड हुए थे, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम मोदी जी से ऐसे मिल पाएंगे बहुत क्लोजली। काफ़ी यहाँ पर हम लोग इतना पास से कभी देखने नहीं मिला। इंडिया में सिर्फ टीवी में ही देख सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने कहा, वी गॉट चांस टू सी हिम। उन्होंने काम दिया है कि 5 नॉन इंडियन दोस्तों को आपको भेजना है भारत। करेंगे? ऑलरेडी कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। कर चुके हैं मतलब? कई सारे हमारे डेनिश फ्रेंड्स हैं जो हमारे शादियों में आए, हमारे से मिलने आए और हमारे वजह से जाते हैं। 10 पहले भेज चुका, उनका क्या होगा ना? आज जो पहले आप तो 5 तो लेके जाएंगे नहीं, लेकिन जो पहले 10 भेज चुके हैं उनका क्या होगा? तो मोदी जी को हमें थैंक्स कहना चाहिए। लेकिन उनको इंस्पायर करते हैं कि आप इंडिया जाइए, इंडिया के कल्चर को देखिए, वहाँ के कलरफुल लाइफ को देखिए। मैंने अपने ऑफिस में ऑलरेडी होली का फंक्शन सेलिब्रेट करा दिया है। बहुत लोगों इंस्पायर किया है कि वो इंडिया आए और घूमें, और मेरे बहुत सारे कलीग आना चाहते हैं इंडिया और देखना चाहते हैं कि इंडिया कितना डाइवर्सिफाइड है और कैसे लोग हैं वहाँ के। आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ जी, आप पूछिए। हमें बहुत अच्छा लगा कि ऐसा लगा कोई सपना सच हो गया है। हमेशा टीवी पे देखती हूँ, मोदी जी से कहूँगी, उन्होंने मेरे हस्बैंड ले लिए, सारा दिन टीवी पे उनको सुनते रहते हैं। अच्छा, आपके हस्बैंड आए हैं? ऐसा है क्या? जी, आप तो जब काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कब मौका मिलेगा इधर आने का, मोदी साहब को देखने। किस तरीके से आप लोगों ने वेलकम किया था पीएम मोदी का? किस तरीके से? मोदी 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 मोदी
lifetime experience to meet him and know his views and just to follow them. That's तो ये आप देख सकते हैं इनके चेहरे से इनकी खुशी साफ झलक रही है। इन्होंने पीएम मोदी को देखा और ये कह रहे हैं इनका सपना साकार हुआ है। जोधपुर हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। राजस्थान के जोधपुर हिंसा मामले में अब तक 97 लोग गिरफ्तार। जोधपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के लिए हर थाने क्षेत्र में डिप्टी एसपी और एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी तैनात किए गए। मुंबई की बोरीवली रेलवे स्टेशन पर बाल बाल बची एक यात्री की जान। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में बिगड़ा यात्री का संतुलन। प्लेटफॉर्म पर मौजूद आरपीएफ के जवान ने यात्री को खींचकर बचाई उसकी जान। यूपी के मुजफ्फरनगर में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर। पुलिस की गोली लगने से 2 अपराधी घायल हुए। पुलिस ने उनके पास से 2 तमंचा और मोबाइल बरामद किया। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है यूक्रेन से। यूक्रेन की सेना ने रूस के बड़े सप्लाई कॉन्वॉय को तबाह करने का दावा किया है। खार्किव को लेकर दावा किया गया है कि यहां यूक्रेन की सेना ने 4 फ्यूल और गोला बारूद से लदे ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को हमले से तबाह कर दिया है। और इस दावे के साथ यूक्रेन ने ये वीडियो भी जारी किया है जिसमें हवाई हमले के बाद जमीन पर लगातार ब्लास्ट की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। रूस का सप्लाई काफिला तबाह कर दिया है। ये बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। खार्किव में यूक्रेन के हमले का ये बड़ा दावा। और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने जिस टैंक और बख्तरबंद गाड़ी को निशाने पर लिया है, रूसी सेना के कई खतरनाक हथियार उसमें मौजूद थे जिन्हें यूक्रेन ने तबाह कर दिया है। हमले का वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें एक जगह से जबरदस्त काला धुआं उठता नजर आया। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों में भरकर हथियार खार्किव में ले जाने की कोशिश में थे। इससे पहले कि वो अपने प्लान में कामयाब हो पाते, यूक्रेन की फौज ने उन पर आसमान से हमला बोल दिया, जिसमें उनकी 4 फौजी गाड़ियां जलकर राख हो गई। बताया गया कि इनमें हथियारों के अलावा गोला बारूद भी मौजूद था, जिसकी वजह से वहाँ काफी देर तक धमाके होते रहे। और महाजंग के बीच यूक्रेन से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन ने रूस के एक मिलिट्री टैंक को जब्त करने का दावा किया है और इस दावे के साथ यूक्रेन ने रूसी टैंक का वीडियो भी जारी किया। वीडियो में एक रूसी टैंक को दूसरी गाड़ी की मदद से खींचा जा रहा है। दावा है कि यह पूर्वी यूक्रेन का वीडियो है जहां रूसी सैनिकों को खदेड़ने के बाद यूक्रेन की सेना ने उसके मिलिट्री टैंक BMP-3 को अपने कब्जे में ले लिया है। इस टैंक को दूसरे टैंक से खींचा जा रहा है जिसका वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि रूसी टैंक पर पूरी तरीके से कब्जा हमारा हो गया है। और उधर लुहांस्क में यूक्रेन की फौज ने रूस के एक जंगी टैंक और एक बख्तरबंद गाड़ी पर निशाना किया है, लेकिन जबरदस्त गोलीबारी भी की गई है। इस हमले का एक वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें सड़क के किनारे एक टैंक और एक फौजी गाड़ी नजर आई। दावा किया गया कि ये रूस की आर्मी का खतरनाक BMP-1 टैंक था, जिसे यूक्रेन ने निशाने पर लेकर वहां जोरदार धमाके किए। यूक्रेन की तरफ से जारी इस वीडियो में एक के बाद एक कम से कम 10 गोले दागे गए, जिनसे वो टैंक पूरी तरह तबाह हो गया। तो वहीं मशीन गन से लैस बख्तरबंद गाड़ी पर भी यूक्रेन ने हमला किया, जिसके बाद वहां चारों तरफ काला धुआं फैल गया। खबर है कि हार्दिक पटेल को मनाने के लिए आला कमान ने उनसे बात की। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस से नाराज हार्दिक पटेल को पार्टी में बने रहने के लिए राहुल गांधी ने संदेश भेजा है। बताया जा रहा है कि आला कमान ने खुद हार्दिक से बात की, जिनकी बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हैं। नए आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने पदभार संभालने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। कनाडा में सनातन मंदिर कल्चरल सेंटर की तरफ से सरदार पटेल की प्रतिमा स्थापित की गई। प्रधानमंत्री ने इसे दोनों देशों के संबंधों का प्रतीक बताया। इस अभिनव प्रयास से जुड़े आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहीं पुतिन की सेना के साथ 70 दिनों से चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन ने यह दावा किया है कि रूस अपने सैनिकों के शवों के साथ बुरा बर्ताव या यूं कहें कि उनका अपमान कर रहा है। ज़ेलेंस्की की सेना के मुताबिक इस जंग में रूस के करीब 24,000 सैनिकों की मौत हो चुकी है और हजारों की संख्या में उसके सैनिक घायल हैं। लेकिन इसके बाद भी रूस जंग से अपने कदम पीछे नहीं खींच रहा। यूक्रेन का दावा है कि रूस दुनिया से यह बात छिपाने की कोशिश कर रहा है कि जंग में उसके बेहद कम सैनिकों की मौत हुई है, जबकि असलियत यह है कि युद्ध में 24,000 रूसी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी सच को छिपाने के लिए वो बड़ी संख्या में अपने सैनिकों के शवों को रूस वापस नहीं भेज रहा, बल्कि एक बार में बहुत कम सैनिकों के शव वापस ले जा रहा है। यूक्रेन के मुताबिक ऐसा करने की वजह से रूसी सेना के मारे गए जवानों के शव उनके घरों तक पहुंचने में कई दिन लग रहे हैं। यूक्रेन का यह भी दावा है कि ज्यादा दिन बीतने से शवों की पहचान करने में भी दिक्कत हो रही है,
जिससे सैनिकों के घर वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है यूक्रेन के मारिउपोल शहर से, जहां एक बार फिर अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट से लोगों का रेस्क्यू शुरू किया गया है। अज़ोवस्ताल प्लांट से 101 महिलाओं और बच्चों को निकाला गया है, जिन्हें ज़ापोरिज़िया शिफ्ट किया जा रहा है। अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के तहखाने में अभी भी सैकड़ों की संख्या में यूक्रेनी नागरिक फंसे हुए हैं, जिन्हें लगातार निकालने की कोशिश हो रही है। यूएन और रेड क्रॉस की मदद से यहां फंसे बच्चों और महिलाओं को निकाला जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन की एक बार फिर से शुरुआत की गई है। अज़ोवस्ताल प्लांट, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग इस वक्त अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं मारिउपोल के स्टील प्लांट में मची तबाही के बीच लोगों को वहां निकालने के लिए यूक्रेन की अज़ोव फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। अज़ोव फोर्स यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट है, जिसे मारिउपोल में रूस से लोहा लेने के लिए तैनात किया गया। जिनके सामने रूस की बमबारी से तबाह हुए अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट से लोगों को निकालना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन अज़ोव यूनिट के सैनिकों ने वहां पहुंचकर बड़ी सावधानी से लोगों को मलबे से बाहर निकालना शुरू कर दिया, जिनमें कुछ बुजुर्ग और कुछ बच्चे भी शामिल थे, जिन्हें वहां से निकालकर यूक्रेन की सेना ने एक बस में बिठा दिया। Если все будет нормально, то здесь очень много детей, здесь очень много женщин. इसके बाद उन्हें उस खंडरनुमा जगह से किसी तरह निकाला गया, जो कुछ दिन पहले तक एक शहर हुआ करता था। इलाके की ऐसी हालत देखकर उनमें से कुछ के तो आंसू तक आ गए। बताया गया कि खतरे वाली जगह से निकालने के बाद उन्हें एक दूसरी बस की मदद से यूक्रेन की फौज की निगरानी में ज़ापोरिज़िया रवाना किया गया। रूस ने अपने बेहद आधुनिक और खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-300 का दम दिखाया। रूस की सेना ने उस इलाके का एक वीडियो भी जारी किया, जहां इस सिस्टम को तैनात किया गया, जिसमें दिखाई दिया कि रूसी सेना का एक शक्तिशाली रडार स्टेशन और S-300 एयर डिफेंस सिस्टम एक सुनसान इलाके में तैनात किया गया। जिस जगह पर रूस के बेहद ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया, वहां कुछ रूसी सैनिक भी हथियारों के साथ दिखाई दिए। 2 सैनिक तो कंधे पर रखकर वार करने वाले रॉकेट लॉन्चर के साथ पूरी मुस्तैदी से वहां खड़े नजर आए। इसके बाद एक सैनिक उस बख्तरबंद गाड़ी में घुस गया, जिसके ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम को फिट किया गया, और फिर यह दिखाया गया कि रडार की सीमा में आए किसी लड़ाकू विमान या फिर मिसाइल को कैसे पल भर में ढेर कर दिया जाता है। रडार से कमांड मिलते ही गाड़ी के अंदर बैठे सैनिक ने बटन दबाया और एक मिसाइल तेजी से टारगेट की तरफ बढ़ गई। बताया गया कि इस एयर डिफेंस सिस्टम को रूस की सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया और वहीं पर एक बार फिर इसकी ताकत को परखा गया। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस ने इसका वीडियो जारी करके एक तरह की चेतावनी भी दे दी, क्योंकि S-300 को दुनिया के शानदार एयर डिफेंस सिस्टम में एक माना जाता है और ये दुश्मन की मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने की काबिलियत रखता है। ये सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटेड मिसाइल लॉन्चर यूनिट है, जो आसानी से मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को ट्रैक कर लेता है और एक बार टारगेट सेट हो जाने के बाद ये ताबड़तोड़ हमला कर उन्हें तबाह कर देता है। राजस्थान के जोधपुर में विवाद के बाद कर्फ्यू लग गया। राजस्थान के जोधपुर में झंडा लगाने के लिए 2 गुटों के बीच झगड़े के बाद वहां के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। इस दौरान कुछ लोगों पर मौके पर पहुंची पुलिस पर पथराव करने का आरोप लगा, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ 5 साल बाद यमकेश्वर में अपने गांव पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पूर्वोत्तर राज्यों के 4 दिन के दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे। एयरपोर्ट पर असम के राज्यपाल जगदीश मुखी और सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने उनका स्वागत किया। और महायुद्ध को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायल के अखबार येरूशलेम पोस्ट के हवाले से खबर यह है कि रूस ने मोल्डोवा के पास ट्रांसनिस्त्रिया में मौजूद अपने सैनिकों के परिवारों को वहां से निकालने की तैयारी कर ली है। इजरायली अखबार ने यह खबर यूक्रेन के आर्मी चीफ का हवाला देकर लिखी गई है। दरअसल ट्रांसनिस्त्रिया पहले मोल्दोवा का हिस्सा रहा है, लेकिन यहां फिलहाल विद्रोहियों का कब्जा है और शांति सेना के तौर पर यहां रूसी सेना की भी मौजूदगी है। कहा यह जा रहा है कि रूस मोल्दोवा पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए अब वो इस हमले से पहले ट्रांसनिस्त्रिया से अपने सैनिकों के परिवारों को निकालने की तैयारी कर रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली अखबार के हवाले से ये बड़ा दावा, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि ट्रांसनिस्त्रिया को लेकर रूस की तरफ से बड़ी तैयारी है। रूसी सैनिकों के परिवार यहां से निकाले जाएंगे, ये खबर सामने आ रही है, क्योंकि डर यही है कि किसी भी तरीके से रूस की सेना यहां पर घुस सकती है और ऐसे में हमले किए जा सकते हैं। अब रूसी सैनिकों के परिवारों को निकालने का काम लगातार जारी है। ये बड़ी खबर, बड़ा दावा।
रूसी सैनिकों के परिवार निकाले जाएंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए आपको बता रहे हैं किस तरीके से महायुद्ध दोनों देशों के बीच में तीसरे महीने भी लगातार जारी है और ऐसे में इजरायली अखबार के हवाले से ये बड़ा दावा। रूस ने यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाह वाले शहर ओदेसा पर हमले और तेज कर दिए। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना ने ओदेसा में मिसाइल से हमला करके एक रिहायशी इमारत को धराशायी कर दिया। बताया गया कि जिस इमारत को निशाना बनाया गया उसके बेसमेंट में 5 लोग छिपे हुए थे जो मिसाइल से हुए हमले की चपेट में आ गए। ओदेसा प्रशासन ने बताया कि धमाके की चपेट में आने से एक 14 साल के लड़के की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। मिसाइल का हमला कितना भयानक था इसे इमारत की हालत को देखकर समझा जा सकता है। बड़ी सी इमारत का बीच का एक हिस्सा पूरी तरह से मलबे में बदला दिखाई दिया। धमाके के बाद वहां आसपास के इलाके में भी अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि मिसाइल हमला इतना भीषण था कि उसने आसपास की दूसरी इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया, जिसमें इमारत के बगल में ही बना एक चर्च भी शामिल रहा। यूक्रेन के मुताबिक मिसाइल से हुए धमाके के असर से चर्च की छत ध्वस्त हो गई, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उसी इमारत को हुआ जिससे मिसाइल सीधे टकराई, जिसके बाद इमारत के एक बड़े हिस्से के परखचे तो उड़ ही गए, वहां भीषण आग भी लग गई। हमले की खबर पाकर वहां पहुंची राहत बचाव की टीम ने बिल्डिंग के धराशायी हो चुके हिस्से में लगी आग को बुझाना शुरू कर दिया। पाइप से पानी की तेज बौछारें छोड़ी गईं। कोशिश यही रही कि बिल्डिंग के दूसरे हिस्सों में पहुंचने से पहले ही आग बुझा दी जाए, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही आग ने इमारत के दूसरे हिस्से को भी अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि कई घंटों की कोशिश के बाद राहत बचाव की टीम ने वहां लगी आग को बुझा दिया। लेकिन इमारत पर किया गया मिसाइल हमला ओदेसा में किया गया अकेला हमला नहीं था, बल्कि रूसी सेना ने वहां एक ही दिन में 3 जगहों को मिसाइलों से निशाना बनाया, जिसमें ओदेसा के पश्चिम में पड़ने वाली नीस्तर नदी पर बना एक पुल भी शामिल है। बताया गया कि काला सागर में जाकर गिरने वाली इस नदी पर बने पुल को हमले में बड़ा नुकसान पहुंचा, जो कि यूक्रेन के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि ये पुल ओदेसा के पश्चिम के इलाकों को रेलवे और हाईवे से जोड़ने वाला इकलौता पुल था। बताया गया कि अगर ये पुल पूरी तरह तबाह हो जाता तो फिर रोमानिया से समंदर के रास्ते आने वाले हथियारों की खेप और दूसरी मदद ओदेसा तक पहुंचनी बंद हो जाएगी। यूक्रेन की सेना के ठिकानों को तबाह करने के लिए रूसी सेना ने उन पर मिसाइलों की बौछार कर दी। इसके लिए रूस ने बेहद खतरनाक और ताकतवर ओनिक्स क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिन्हें काला सागर के किनारे से लॉन्च किया गया। रूस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें पुतिन की सेना क्रूज मिसाइलों की बरसात करती दिखी। वीडियो के एक हिस्से में एक बड़े मैदान में 3 कोस्टल मिसाइल सिस्टम दिखाई दिए। कुछ ही सेकंड के अंदर उनसे आग उगलती हुई एक के बाद एक 3 घातक क्रूज मिसाइलें दागी गईं, जो पलक झपकते ही आसमान में पहुंचकर बड़ी तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ गईं। बताया गया कि ये क्रूज मिसाइलें बेहद ताकतवर हैं, जो कई किलोमीटर की दूरी तय करके जमीन पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को पल भर में तबाह कर देती हैं। रूस ने इन हमलों में यूक्रेन के अहम सैन्य ठिकानों को उड़ाने का दावा किया। और उधर रूस की राजधानी मॉस्को में एक पब्लिशिंग हाउस भीषण आग की लपटों में जलकर पूरी तरीके से राख हो गया। बताया यह गया है कि यह पब्लिशिंग हाउस पुतिन के करीबी था। हालांकि इस बात का पता नहीं चल सका है कि आग कैसे लगी, लेकिन देखते ही देखते इसने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें किसी ज्वालामुखी के फटने की तरह नजर आ रही थी। इसके साथ ही आग की लपटों की तेज रोशनी से रात का अंधेरा भी कुछ देर के लिए खत्म हो गया। हालांकि कुछ ही देर में वहां बड़े पैमाने पर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया, जिसके लिए दमकल की कई टीमें वहां पहुंची और घंटों तक इसे बुझाने में जुटी रहीं। लेकिन इस पब्लिशिंग हाउस में भारी मात्रा में कागज होने की वजह से आग को रोकना बेहद मुश्किल हो गया। यही वजह रही कि इसके पूरी तरह बुझने तक सब कुछ जलकर राख हो गया। की सेना ने यूक्रेन पर जबरदस्त हवाई हमले कर वहां तबाही मचा दी और रूस के खतरनाक फाइटर जेट सुखोई 34 जेलेंस्की की सेना पर आफत बनकर टूट पड़े, जिसका वीडियो भी रूस ने जारी किया। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन हवाई हमले की जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक सुखोई 24 लड़ाकू विमान यूक्रेन की सीमा में घुसकर उसके सैन्य ठिकानों पर बम बरसाता दिखाई दिया। इस विमान से गिराए गए बमों के फटते ही वहां एक के बाद एक कई जोरदार धमाके होते नजर आए और वहां से धूल और धुएं का गुबार आसमान की ओर उठता नजर आया। रूस ने इन हमलों में यूक्रेन की सेना के कई अहम ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। यही नहीं, बमों से तबाही मचाने के बाद रूस का फाइटर जेट शोले बरसाता हुआ आगे बढ़ता दिखा, जिसका मकसद हमले के वक्त दुश्मन की ओर से दागी जाने वाली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को चकमा देना होता है, क्योंकि कोई भी मिसाइल आमतौर पर गर्मी की तरफ जाती है और ऐसे में विमान से छोड़े गए आग के ये शोले उसे मिसाइल का निशाना बनने से बचा लेते हैं।
और जंग के बीच यूक्रेन ने रूस पर हमले का एक वीडियो जारी किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की तरफ से दावा यह किया गया है कि लुहांस्क में उसने रूस के एक BMP-1 टैंक और कोजैक 2 इन्फेंट्री को मोर्टार हमले में तबाह कर दिया है। इसी हमले का यूक्रेन ने वीडियो जारी किया है। रूस की सेना पर हर बड़े हमले का दावा यहां पर यूक्रेन की तरफ से किया गया है। मिलिट्री टैंक पर मोर्टार से हमला किया गया है, जिसका वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है। लुहांस्क में रूस का टैंक पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। जिस टैंक के जरिए रूस की सेना ताबड़तोड़ हमले करती हुई नजर आ रही थी, उसी टैंक को ध्वस्त किया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां से आशीर्वाद लिया। अपनी मां से मिले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मां सावित्री देवी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। 5 साल बाद पहली बार अपने पैतृक गांव पहुंचे सीएम योगी। राजस्थान के अलवर में गर्लफ्रेंड के लिए दोस्त की हत्या के आरोप में युवक गिरफ्तार। हत्या के बाद प्रेमिका को लिखी थी चिट्ठी, दोस्त की हत्या के बाद उसका शव जलाने का आरोप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में युवक की सड़क पर पिटाई का वीडियो वायरल। 23 अप्रैल को इलाके के दबंगों ने की थी पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। खार्किव पर कब्जे के लिए रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। वहां के कई इलाकों में जेलेंस्की की सेना पुतिन की सेना को कड़ी टक्कर दे रही है, जिसकी वजह से खार्किव के ज्यादातर इलाके बम और मिसाइलों के हमलों से दहल उठे और इनकी वजह से हो रहे धमाकों का धुआं कई किलोमीटर दूर से भी साफ दिखा। लगातार हो रही इस बमबारी के बीच न्यूज 18 की टीम खार्किव में रूस की सीमा के पास पहुंची, जहां भीषण जंग की वजह से हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि कुछ दिन पहले तक एक हंसता खेलता शहर अब वीरान हो चुका है और पूरे इलाके में रूसी बमबारी के निशान बिखरे पड़े हैं, जबकि वहां रहने वाले लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं। डेली मेल ने दावा किया कि यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस में Z निशान वाले खिलौनों की डिमांड बढ़ गई। ये निशान तब चर्चा में आया जब 24 फरवरी को पुतिन की फौज यूक्रेन में घुसी थी और उस दौरान रूसी सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर Z के निशान बने थे, जो आगे चलकर यूक्रेन पर रूसी हमले के समर्थन का प्रतीक बन गए। लेकिन अब रूस के बच्चों में भी Z निशान का क्रेज दिखना शुरू हो गया। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने यह दावा किया कि रूस की राजधानी मॉस्को की दुकानों में Z निशान वाले खिलौनों की बिक्री अचानक बढ़ गई। इन खिलौनों में सेना के ट्रक, रॉकेट लॉन्च करने वाले सिस्टम और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हैं, जिनकी डिमांड हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। हालांकि रूस के विरोधी देशों ने इस Z निशान पर बैन लगा दिया है। यही वजह है कि जब कतर की राजधानी दोहा में रूसी जिम्नास्ट इवान कुलियक ने आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स के एपरेटस वर्ल्ड कप के फाइनल में Z लिखा सूट पहनकर प्रदर्शन किया था, तो वहां हंगामा खड़ा हो गया था। जोधपुर हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। राजस्थान के जोधपुर हिंसा मामले में अब तक 97 लोग गिरफ्तार। जोधपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के लिए हर थाने क्षेत्र में डिप्टी एसपी और एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी तैनात किए गए। मुंबई की बोरीवली रेलवे स्टेशन पर बाल बाल बची एक यात्री की जान। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में बिगड़ा यात्री का संतुलन। प्लेटफॉर्म पर मौजूद आरपीएफ के जवान ने यात्री को खींचकर बचाई उसकी जान। यूपी के मुजफ्फरनगर में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर। पुलिस की गोली लगने से 2 अपराधी घायल हुए। पुलिस ने उनके पास से 2 तमंचा और मोबाइल बरामद किया। नेटो में शामिल होने के खिलाफ यूरोपीय देश फिनलैंड में प्रदर्शन शुरू हो गया। खबर है कि फिनलैंड नेटो की सदस्यता हासिल करने की तैयारी में है और आने वाले कुछ दिनों में वो इसका ऐलान भी कर सकता है। लेकिन इसके खिलाफ फिनलैंड के हजारों लोग राजधानी हेलसिंकी की सड़कों पर उतर आए। उनकी मांग है कि फिनलैंड ने जिस तरह अब तक नेटो से दूरी बनाए रखी है, उसे बरकरार रखा जाए, यानी वो किसी भी कीमत पर उसका सदस्य ना बने। इसके साथ ही वहां के कई लोगों का यह भी मानना है कि फिनलैंड न तो नेटो का साथ दे और न रूस के साथ खड़ा हो। यानी ये प्रदर्शन ऐसे वक्त में शुरू हुआ है जब फिनलैंड अपनी सदस्यता की अपील करने के बेहद करीब है। हालांकि रूस उसे उसकी कीमत चुकाने की धमकी तक दे चुका है, लेकिन वहां की सरकार पुतिन के आगे झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। असल में यूक्रेन की तरह फिनलैंड भी रूस का पड़ोसी देश है और नेटो में शामिल होने के मुद्दे पर ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। ऐसे में अगर फिनलैंड नेटो का सदस्य बन जाता है तो वो सीधे तौर पर रूस से दुश्मनी मोल लेगा, क्योंकि फिनलैंड के साथ रूस का 1300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और अगर वो नेटो से जुड़ गया तो रूस बुरी तरह घिर जाएगा। क्योंकि अगर एक बार फिनलैंड नेटो का सदस्य बना तो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत 30 देशों की फौजें फिनलैंड में तैनात हो सकेंगी, जो रूस को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। और यूक्रेन से जंग की वजह भी यही है, यानी रूस कभी नहीं चाहता कि उसके पड़ोसी देश नेटो में शामिल हो। हालांकि उसके पड़ोस में नॉर्वे और पोलैंड समेत कुछ देश पहले ही नेटो में शामिल हो चुके हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे का आज बेहद अहम दिन है क्योंकि आज पीएम मोदी डेनमार्क में नॉर्डिक देशों के राष्ट्र अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो फ्रांस के लिए रवाना होंगे। इससे पहले मंगलवार को पीएम मोदी का डेनमार्क पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। पीएम के स्वागत में एयरपोर्ट पर ढोल बजे और पीएम मोदी ने भी ढोल बजाया। डेनिश पीएम से भी पीएम मोदी की मुलाकात हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने भारत डेनमार्क के टॉप बिजनेस लीडर्स से मुलाकात की। इसके बाद पीएम मोदी ने राजधानी कोपेनहेगन में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया और फिर उनकी डेनमार्क की महारानी से रॉयल पैलेस में मुलाकात हुई। भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कई अहम बातें कही। पीएम ने अपने संबोधन में चलो इंडिया का नारा दिया। पीएम ने कहा कि विदेशों में बसे हर भारतीय अपने 5 विदेशी दोस्तों को भारत दर्शन के लिए भेजे और अपने देश के राष्ट्रदूत बने। भारत की ताकत जब बढ़ती है, साथियों मेरे शब्दों में विश्वास करिए, दुनिया की ताकत भी बढ़ती है। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इस भूमिका में भारत ने मुश्किल समय में पूरी दुनिया का साथ दिया है। दुनिया के अनेक देशों को दवाइयां भेजी हैं ताकि हम संकट के समय मानवता के इस काम में पीछे न रह जाएं, दुनिया को संकट के समय मदद करें, ये सपना लेकर के काम करते हैं। एक भारतीय दुनिया में कहीं भी जाए, वो अपनी कर्मभूमि के लिए, उस देश के लिए पूरी ईमानदारी से कंट्रीब्यूट करता है। भारत मेड इन इंडिया सस्ती और प्रभावी वैक्सीन पर काम न करता, बड़े स्केल पर प्रोडक्शन न करता, तो दुनिया के अनेक देशों की स्थिति क्या हो। आज जो भी नया यूजर जुड़ रहा है, वो शहरों से नहीं है, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले भारत के छोटे छोटे गांव है। इसने भारत के गांव और गरीब को तो एम्पावर किया ही है, बहुत बड़े डिजिटल मार्केट का गेट खोल दिया है। यही तो है नए भारत की रियल स्टोरी। प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के बाद कोपेनहेगन में भारतीय मूल के लोग बेहद उत्साहित दिखे। उनसे बातचीत की है कोपेनहेगन में मौजूद न्यूज़ 18 इंडिया की रिपोर्टर जसप्रीत कौर ने। कोपेनहेगन में पीएम मोदी पहली बार आए और यहाँ पर प्रवासी भारतीयों को उन्होंने संबोधित किया। लोगों की खुशी देखते ही बन रही थी। कुछ लोगों से हम बात करते हैं। आपने सुना पीएम मोदी का भाषण? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश रहे, बहुत खुश हुए। पहली बार उनको देख के इतना एक्साइटेड हुए थे, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम मोदी जी से ऐसे मिल पाएंगे बहुत क्लोजली। अभी यहाँ पर हम लोग इतना पास से कभी देखने नहीं मिला। इंडिया में सिर्फ टीवी में ही देख सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने कहा, वी गॉट चांस टू सी हिम। उन्होंने काम दिया है कि 5 नॉन इंडियन दोस्तों को आपको भेजना है भारत। करेंगे? ऑलरेडी कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। कर चुके हैं मतलब? कई सारे हमारे डेनिश फ्रेंड्स हैं जो हमारे शादियों में आए, हमारे से मिलने आए और हमारे वजह से जाते हैं। पहले भेज चुका उनका क्या होगा ना। आज जो पहले आप तो 5 तो लेके जाएंगे नहीं, लेकिन जो पहले 10 भेज चुके हैं उनका क्या होगा। तो मोदी जी को हमें थैंक्स कहना चाहिए। लेकिन उनको इंस्पायर करते हैं कि आप इंडिया जाइए, इंडिया के कल्चर को देखिए, वहाँ के कलरफुल लाइफ को देखिए। मैंने अपने ऑफिस में ऑलरेडी होली का फंक्शन सेलिब्रेट करा दिया है। बहुत वो इंस्पायर किया है कि वो इंडिया आए और घूमें, और मेरे बहुत सारे कलीग आना चाहते हैं इंडिया और देखना चाहते हैं कि इंडिया कितना डाइवर्सिफाइड है और कैसे लोग हैं वहाँ के। आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ जी, आप पूछिए। हमें बहुत अच्छा लगा कि ऐसा लगा कोई सपना सच हो गया है। हमेशा टीवी पे देखती हूँ, मोदी जी से कहूँगी, उन्होंने मेरे हस्बैंड ले लिए, सारा दिन टीवी पे उनको सुनते रहते हैं। अच्छा, आपके हस्बैंड आए हैं? ऐसा है क्या? जी, आप तो जब काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कब मौका मिलेगा इधर आने का, मोदी साहब को देखने। किस तरीके से आप लोगों ने वेलकम किया था पीएम मोदी का? किस तरीके से? मोदी 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 मोदी
lifetime experience to meet him and know his views and just to follow them. That's a तो ये आप देख सकते हैं इनके चेहरे से इनकी खुशी साफ झलक रही है। इन्होंने पीएम मोदी को देखा और ये कह रहे हैं इनका सपना साकार हुआ है।